हाय एवरीवन। तो अभी हम डिस्कस स्ट्रक्चर के कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बोल सकते हो या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अनप्रिडिक्टेबली पेपर में हिट करने के हाई चांसेस है। ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन है, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे और जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है उसको तो पढ़ना ही है। तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँगा व्हाइट बोर्ड पर हाँ, मैंने एक पीडीएफ भी अपलोड किया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे सारे मैथ के पीवाईक्यूज अलॉन्ग विद प्रॉब्लम, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो प्रॉब्लम से प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे पीवाईक्यू सीक्वेंस में अरेंज है, ठीक है। उसको मद्देनजर रखते हुए भी इन वीडियोस को देखना, ठीक है। तो चलो चले करते हैं। अगर मैं यूनिट 1 की बात करूँ ना, तो ये सारे टॉपिक है जो एटलीस्ट खुद मैं पढ़ के जाऊँगा, ठीक है। ऑल्दो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि 30 फरवरी के पेपर के लिए ये सारे टॉपिक एटलीस्ट कवर कर ले। फर्स्ट एंड फर्स्ट आने के चांसेस है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसमें दो टाइप के सवाल होते थे, ठीक है। इनके कैसे सवाल आएंगे इसकी पीडीएफ में इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑल्दो देखो, दो टाइप के सवाल आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन से। पहला आता है कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड आता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने को दे देगा। इसके फॉर्मूले होते थे ना, तो उसमें दे देता है कि कितने बच्चे केवल एक सब्जेक्ट लिए हैं, ए और बी में कितने हैं, ए में है बी में कितने नहीं है। तो इनके सारे वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आ जाता है ना, डिविजिबिलिटी टाइप के सवाल आते थे, जैसे कि 1 से लेके 500 के बीच में क्या कौन कौन सी कितने ऐसे नंबर है जो 2 और 3 से, ठीक है, और 5 से और 7 से डिवाइड नहीं है। ये प्रॉब्लम, हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाला हूँ, इसको प्रॉब्लम से देखना। बट हाँ, इसके हाईली चांसेस है हिट करने के। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के इसके दो टाइप के सवाल आप देख रहे हैं ना। हाँ, एक तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है, ये आप बना लोगे, आपको वेन डायग्राम समझ में आएंगे। हालांकि दूसरा टॉपिक हमारा वेन डायग्राम है, इसको आप हल्के में मत लो, क्योंकि देखो ये दोनों समझ में आएंगे तभी आपके 7 से 14 मार्क्स सिर्फ इन दोनों टॉपिक से ही आपके कवर हो रहा है। इनमें से पक्का कोई ना कोई एक देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर आप वेन डायग्राम नहीं समझोगे तो आपका ये सवाल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आप वो नहीं बना पाओगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स के जो डायग्राम बनाने होते हैं ना, आपको एक 3 दे देते हैं। कई बार होता है कि डायग्राम बनाते हैं और इनके जो नंबर्स होते हैं ना, यहाँ पे 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 जो नंबर्स होते हैं, इनका एक्चुअल में मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ओनली ए कितना होता है, ओनली बी कितना होता है, ओनली सी कितना होता है। तो जब आप वेन डायग्राम समझोगे तभी ये सवाल बन के आएंगे। और इतना पक्का है कि अगर दोनों में से नहीं आए कोई तो एक तो जरूर आएगा। तो ये दोनों टॉपिक को छोड़ना नहीं है। वेन डायग्राम भी दे देते हैं आपको, प्रॉब्लम्स दे देते हैं, उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो। और जो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन इंक्लूजन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें आपके प्रॉब्लम्स देते हैं तो वेन डायग्राम बना करके सॉल्व करना रहता है। सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना रहता है, पर ये फॉर्मूला के थ्रू हम ना बहुत सारी चीजें इन पे निकाल पाते हैं। अब इन सभी के जो कलर्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, जो कॉमन वैल्यू होते हैं, इन सभी का मतलब समझ में आना चाहिए जो प्रॉब्लम्स में देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो मैं पक्का देख के जाऊंगा, 100% देख के जाऊंगा, 100%, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को तो आपको जरूर देखना है। बात करें इक्विवेलेंस रिलेशन की, इसको भी मुझे 100% देना है, 100% इस टॉपिक को भी देना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में कुछ नहीं होता था, हालांकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रहना होता है किसी भी रिलेशन का। बट एक चीज में ना एडिशनली बताना चाहूंगा, एडिशनली देखो, आपके सवाल में ना बहुत सारे रिलेशन के प्रॉब्लम होते हैं। रिलेशन के स्टेटमेंट्स होते हैं कि डिविजिबल बाई 3 हो, डिविजिबल बाई 7 हो, 3 हो। यानी रिलेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। किसी सेट में कोई सा भी रिलेशन देगा, उसका क्या आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाते हो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, मतलब जो रिलेशन आप निकाल पाते हो तो रिलेशन क्या आएंगे, ए और बी का रिलेशन सारे क्या क्या बनते जाएंगे, ये हमें बनाना आना चाहिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं और उसका बताओ कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। बात करें, ये एक सवाल है जो मैं इसको पक्का करके जाऊंगा, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है, वो भी दिसंबर वाले पेपर में ही, और हमारा भी दिसंबर का पेपर है। तो आर डिफाइन ए बी सी डी में इस तरीके से है कि ए प्लस डी बी प्लस सी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमें ये प्रूव करना है। पीडीएफ में आप जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद इनवर्स फंक्शन की बात करूँ तो सच बताऊँ, मुझे ना फंक्शन से थोड़ी नफरत होती है। मतलब कि 1 1 ऑन 2, आज तक सारे फंक्शन से बहुत नफरत है 11th से। तो मैं फंक्शन को स्किप कर सकता हूँ। बट हाँ, एक चीज जरूर देखूंगा कि इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, ठीक है। आपकी कोई फंक्शन दे देते हैं और उसका कुछ रिलेशन की कंडीशन दे देंगे, देन आपके पास निकालने को रहेंगे एफ इनवर्स 2 निकालो, या एफ इनवर्स ए माइनस 2 नहीं, एफ इनवर्स 2 निकालो, एफ इनवर्स 1 निकालो। इसके प्रॉब्लम आप पीडीएफ में देख सकते हो। तो इनवर्स फंक्शन की प्रॉब्लम मैं जरूर देखूंगा, बट हाँ, इसकी प्रायोरिटी में थोड़ी लेस रख सकता हूँ। बात करें पिजन होल प्रिंसिपल की, तो ये हर साल आता है, शॉर्ट नोट्स में आता है, ठीक है। ये पिजन होल प्रिंसिपल शॉर्ट नोट्स में आता है, जिसको मैं 100% देखूंगा।
है ना? उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन को इसको तो मैं 101% दूँगा, 101% दूँगा। क्योंकि इसमें देखो इसमें भी 2 टाइप के सवाल आते हैं, एक तो आपके सीरीज़ वाले दे देते हैं, उसको प्रूव करना रहता है और एक डिविजिबिलिटी वाले दे देते हैं, इसको प्रूव करना रहता है। अच्छा, इसमें जो दूसरे टाइप के सवाल आएँगे ना आपके प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, एक्सक्लूजन में, तो ये ऐसे सवाल आप पीडीएफ में ज़रूर देखना, इसको इसी के मेथड से ही बनता है, बस 1-2 तरीके और फ़ॉर्मूले डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना? तो मुझे पता है क्या चांस लगता है कि अगर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का पूछे तो ये वाला कैटेगरी वाला सवाल ना पूछ दे हमसे, और शायद मेरे हिसाब से मतलब हाँ, ये शायद पूछ सकते हैं। बाय द वे दोनों सवाल बन जाएंगे, थोड़े सिंपल होते हैं, बट इनमें आप 100% फोकस दो, इस पे 100% फोकस दो, इस पे 100% 101% फोकस दो। इसमें भी एक डिविजिबिलिटी टाइप का सवाल आते हैं, ठीक है? ये आपको करना ही करना है। तो ये कुछ टॉपिक थे, 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक है, 2 घंटे में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये रही हमारी यूनिट 1 के सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, ठीक है ना? इसमें आपको पक्का गारंटीड है कि 21 मार्क्स आपका हो जाएंगे, ठीक है? सिंपल सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा भारी भारी नहीं है। ऑल द बेसिक बेसिक आएंगे तो आप तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना? अब मैं यूनिट 2 की बात करूँ ना, तो देखो यूनिट 2 में जो कि ग्रुप थ्योरी है, तो हमें अलजेब्रिक का स्ट्रक्चर, जो कि डेफिनेशंस होते हैं, मोनोइड क्या होते हैं, सेमी ग्रुप क्या होते हैं, ग्रुप क्या होता है, अबेलियन ग्रुप क्या होता है, इनके डेफिनेशन पता होने चाहिए कंपल्सरीली, 100% पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे डेफिनेशन आते हैं। अगर डेफिनेशन नहीं आए तो ये तो प्रॉब्लम जरूर देंगे, या तो ये नहीं तो ये प्रॉब्लम जरूर देंगे, ठीक है ना? अब दूसरी तरफ बात करूँ, इनके डेफिनेशन के साथ साथ कुछ और भी पॉपुलर डेफिनेशन है, जो कि ये दिसंबर 2023 का पेपर है, हम लोग का भी दिसंबर 2025 का पेपर है, तो इनमें से ये कोई ना कोई डेफिनेशन रिपीट हो सकता है, ठीक है? इनके डेफिनेशन में अपलोड कर दूंगा, इनके नोट्स मैंने बनाए हैं। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, होमोमोर्फिज्म क्या होता है, ठीक है? इनके डेफिनेशन होमोमोर्फिज्म ऑफ ग्रुप में, ग्राफ में नहीं, ग्रुप में। तो इनके डेफिनेशन तो हमें पक्का पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत सिंपल है। अगर ये नहीं आएंगे ना, ये ग्रुप एबिलियन ग्रुप, ये सवाल भी नहीं बनेंगे। इनके 4-5 प्रॉपर्टीज होती थी कि आइडेंटिटी होना चाहिए, इनवर्स निकालो, ठीक है? अच्छा देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात है, इसमें ना ऑपरेशंस वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि आइडेंटिटी का, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एसोसिएटिव वाले ऑपरेशन कुछ इस तरीके से होते थे, इस तरीके से, ये वाले इस तरीके के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? हालांकि ये ऑपरेशन है, इसके पीछे प्लस और मल्टीप्लाई का भी साइन हो सकता है। तो ये अबिलियन ग्रुप, ग्रुप मोनोइड, सेमी ग्रुप, इनके डेफिनेशन और ये कुछ पॉपुलर डेफिनेशन तो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करें ग्रुप और अबिलियन ग्रुप से 2 प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है? तो बताओ ये ग्रुप है या अबिलियन ग्रुप है? बेसिकली कुछ नहीं, ग्रुप और अबिलियन ग्रुप में एक कंडीशन का ही बस फर्क रहता है, जब आप पढ़ोगे तो देखोगे। इसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, एक आपका आता है ना एडिशन मॉड्यूलो 4, यानी आपको पहले ग्रुप दे देंगे, ठीक है? हमें प्रूव करना है कि ये अबिलियन ग्रुप है या फिर कि ग्रुप है, दोनों में से कोई एक दे देंगे। अंडर एडिशन मॉड्यूलो 4, एडिशन मॉड्यूलो 5, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4, ठीक है? तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत देंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो या फिर एडिशन मॉड्यूलो। इसके लिए हमें कॉम्पोजिशन टेबल बनाना आना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन है तो उसकी कॉम्पोजिशन टेबल कैसी होती है, और एडिशन है तो उसकी कॉम्पोजिशन टेबल कैसी होती है। देन हमें वो सारी जो ग्रुप, अगर ग्रुप बोले तो ग्रुप की प्रॉपर्टी, या अबिलियन ग्रुप बोले तो अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज हमें सेटिस्फाई करनी रहती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर ये डिफिनेशन ना पूछे तो प्रॉब्लम देंगे, अगर प्रॉब्लम देंगे तो हो सकता है डिफिनेशन ना पूछे, और अगर डिफिनेशन ही ना आए तो दोनों में से आपको कोई नहीं आएगा। तो डेफिनेशन के साथ साथ इस प्रॉब्लम पे जरूर ध्यान देना। और हाँ, एक मैं एडिशनली 1-2 सवाल अगर मेरे हिसाब से लगता है तो हाँ, ऐसे बोल सकता हूँ, तुक्केबाजी हम लोग लगा सकते हैं कि हाँ ये सवाल हो सकता है आ जाए। अब देखो, दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम होता है ना, आपके पास ऑपरेशन दे रही होती है, ए बी में ऐसा ऑपरेशन है कि ए प्लस बी माइनस 2 है, तो इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मतलब कि जो भी कंडीशनिंग होती है ना, उन सारे कंडीशनिंग के फॉर्मूले होते थे। अब उन कंडीशनिंग फॉर्मूले में बैठा बैठा करके बस सारे कंडीशन हमें ट्रू करवाने रहते थे, तो इसमें इनवर्स भी निकलते थे, हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी निकलते थे। तो फॉर्मूला बेस्ड कैसे होता है, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ऐसे टाइप की प्रॉब्लम चांस है ज़्यादा अपने पेपर में आने के, 13 फरवरी वाले पेपर में आने के, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम में। तो एक ऑपरेशन सिंपल ये देता है, और भी सारे ऑपरेशन थे, शायद मैं भूल जाऊँ, जैसे कि ए और बी ऑपरेशन में कुछ ऐसे थे, ए बी बाई 2 था। तो ऐसे ऑपरेशंस वाले प्रॉब्लम आते हैं, तो मुझे लगता है ऑपरेशंस वाले प्रॉब्लम आएंगे, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम 25 में पूछे हैं, ठीक है? तो पर इन दोनों का ध्यान रखना। बात करें रिंग और फील्ड की, तो ये सारे मेरे बहुत हेजिटेटिंग चैप्टर थे, ठीक है? मैं बहुत इन दोनों से नफरत करता था। रिंग फील्ड क्या होते हैं, होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स क्या होते थे। तो अगर आप पढ़े हो तो ठीक है, देख लेना, बाकी मैं इन सबको स्किप कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आएंगे प्रॉब्लम, आएंगे आएंगे, बट बाय नाउ अभी तक मैंने इन पे पढ़े नहीं है ना, रिंग फील्ड पे जंप नहीं किया है। तो
मैं तो रहने दूँगा क्योंकि इस पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा बेस्ड अपॉन की करंट सिचुएशन के हिसाब से, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा। बाकी मैं रिकमेंड तो नहीं करता आप लोगों को, मैं अपना बस ओपिनियन दे रहा हूँ वीडियो का, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ चीट करूँगा, हो सकता है पेपर में आए, ना भी आए, बट हाँ, जिस तरीके की चीज़ें जो मुझे लग रही है, आप अपना आइडेंटिफिकेशन मतलब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है? तो रिंग फील्ड, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म जो ग्रुप है, उसको तो मैं स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, अगर टाइम बचे तो एटलीस्ट इनके डेफिनेशन जरूर देखना, रिंग फील्ड के डेफिनेशन, देन इनके पॉपुलर डेफिनेशन तो याद करने ही करने हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे यूनिट 2 के ओवरऑल सारी चीज़ें, ठीक है ना? समझ में आ गई ना? यूनिट 3 में बात करें ना तो हमारे पास टोटल 6 टॉपिक हो रहे हैं, 6 टॉपिक। तो यहाँ पे मैं कौन कौन से देखूंगा, मैं टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन देखूंगा। तो बेसिकली इनके ट्रूथ टेबल आने चाहिए। तो दूसरा सवाल क्या है, एक्सप्लेन वेरियस रूल्स इन्फरेंस फॉर प्रोपोर्शनल लॉजिक। तो ये जितने भी सारे साइन होते हैं ना, ये जितने भी सारे साइन होते हैं, इन सबके आपके पास ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। ट्रूथ टेबल आपके पता होना चाहिए, ये जितने भी साइन होते हैं। तो इनके ट्रूथ टेबल पे एक शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, और या तो ये सवाल देंगे, नहीं तो ये प्रॉब्लम देगा, पक्का देगा, ठीक है मेरे हिसाब से। तो बहुत सारे रूल होते हैं अब प्रोफेशनल लॉजिक के, वो सारे ट्रूथ टेबल आपको पता होने चाहिए। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। या तो ये टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन का प्रॉब्लम देंगे, नहीं तो ये देंगे, या तो इनके सारे ट्रूथ टेबल आप याद करके बताओ। दूसरा होता है कि इक्विवेलेंस बताओ। कई बार होता है कि जैसे कि ये प्रॉब्लम दे दिया ना, इनका कॉन्ट्रडिक्शन बताना जान जाओगे ना, टोटोलॉजी बताना जान जाओगे ना, हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि दो ऐसे ही इक्वेशन दे देते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे दो ऐसे इक्वेशन दे दिए हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक के। अब बताओ कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम बहुत आते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात है, ये तीनों में से कोई ना कोई दो जरूर देंगे, या तो इक्विवेलेंस वाले का दे देंगे, या तो ट्रूथ टेबल का दे देंगे, नहीं तो टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन का प्रॉब्लम दे देंगे। आप समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। उसके बाद बात करें सीएनएफ और डीएनएफ फॉर्म, भाई साहब ये हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। सीएनएफ और डीएनएफ फॉर्म बताना है। तो बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक इक्वेशन दे देते हैं प्रोपोर्शनल लॉजिक का, उसका कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म बताओ, डिस्जक्टिव नॉर्मल फॉर्म बताओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टॉपिक, ये चारों टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, हाईली रिकमेंडेड है। बात करें प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर्स, तो सच बताओ तो अभी तक ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी नहीं पढ़ा और अभी भी नहीं पढ़ा मैंने। तो टाइम मिलेगा तो मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा। बाय द वे यूनिवर्सल का ये साइन होता है, एग्जिस्टेंशियल का ये साइन होता है। तो ये 25 में सवाल आया था, जून 25 में, जून 25 में सवाल आया था। तो इस सवाल को देख सकते हो। बाय द वे पहले आप ये कवर करना, देन इस पे जाना, ठीक है? कि प्रेडिकेट्स, प्रोपोर्शनल लॉजिक क्या होता है, डिफाइन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, ठीक है? उसके बाद बात करें एफएसएम फाइनाइट स्टेट मशीन पर, शॉर्ट नोट्स आपका पक्का आता है, ठीक है? तो हर ईयर पूछा है, मतलब लेटेस्ट पीवाईक्यूज में आया है एफएसएम पर फाइनाइट स्टेट मशीन पर शॉर्ट नोट्स देना। तो ये टोटल हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं जिनको हमें कवर करना ही करना है। ये भी 2-3 घंटे का ही टॉपिक है, ये हो जाएगा, ठीक है? यूनिट 4 में बात करूँ तो हमें पढ़ना होगा कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमेशा पूछते हैं, हमेशा। प्लेनर ग्राफ क्या होता है, मल्टी ग्राफ क्या होते हैं, और भी कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वो पता होंगे ना तभी ये सारे डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो हमें प्लेनर ग्राफ नहीं छोड़ना है, मल्टी ग्राफ होते क्या है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखना, ये टॉपिक इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ। देन उसके बाद हम कंप्लीट डायग्राफ होता क्या है, ये डायग्राफ ना एक डेफिनेशन में पूछ दिया था, हाँ। उसके बाद स्पेनिंग ट्री होता क्या है, मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है। उसके बाद हम डिग्री ऑफ ग्राफ को नहीं छोड़ेंगे। डिग्री ऑफ ग्राफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कितनी एजेस पास करती है किसी वर्टिसेस पे, तो सेल्फ लूप की भी कितनी डिग्री होती है, तो ये टॉपिक मत छोड़ना। इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी मत छोड़ना। ये जितने भी डेफिनेशन है ना हाईली इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हो, तो 1 to 7 मार्क्स में ये डेफिनेशन पूछ देंगे। उस पर बात करें, इस साल चांसेस है प्लेनर ग्राफ का एक सवाल है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ है प्लेनर ग्राफ, जिसके लिए ना प्लेनर ग्राफ होता क्या है, तो आप डेफिनेशन देके 2-4 प्लेनर ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, इसके नोट्स भी मैंने बनाए थे। देन उसके बाद एक एवलर फॉर्मूला होता है, एवलर फॉर्मूला प्लेनर ग्राफ के लिए, वर्टिसेस माइनस एजेस प्लस जो रीजन होता है वो 2 के बराबर होता है। इसका हमें है ना 2 बार रिपीट हुए, तो चांसेस है प्लेनर ग्राफ से आएगा, पक्का जरूर आएगा, ठीक है? तो प्लेनर ग्राफ वाला देख लेना। मेरे हिसाब से, मैं अपने ओपिनियन से बता रहा हूँ कि ये शायद हिट का है, तो मैंने तो इसको पढ़ लिया है, आप जरूर पढ़ना है इसको, ठीक है? तो ये इसका डेरिवेशन भी होता है, डेरिवेशन नहीं, कुछ प्रूफ कैसे करते हैं वो देखेंगे। देन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ हमें पता होने चाहिए, जितने भी स्टेप्स होते हैं इसके इंडिविजुअली इंडिविजुअली क्वेश्चन भी आएगा, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ बताओ और डिफरेंट स्टेप्स बताओ। तो अगर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ दे तो आपको ना एक आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कि हाँ
ये ग्राफ जो होते हैं आइसोमॉर्फिक है, तो इसके सारे कंडीशन या सारे स्टेप्स की बात करें वो आपको पता होनी चाहिए। देन या तो इसको शॉर्ट नोट्स पूछ देंगे या फिर दो ग्राफ देकर बताएंगे कि आप बताइए आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं, ग्राफ आइसोमॉर्फिक है कि नहीं। ठीक है, तो ये टॉपिक तो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद मैं कौन से पढ़ रहा हूँ, ये यूलेरियन पाथ, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% है, ये तो अधूरा चैप्टर लगता है इसके बिना। तो यूलेरियन पाथ, यूलेरियन ग्राफ क्या होता है, हैमिल्टोनियन पाथ, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए अगर वो दे दे तो। ठीक है, देन उसके बाद पाथ बताना आना चाहिए कि दो ग्राफ दे देंगे, दो ग्राफ दे देंगे, उसके पाथ बताओ, हमें यूलेरियन पाथ बताओ और हैमिल्टोनियन पाथ बताओ। तो हमें एजेस को और वर्टिसेस को ध्यान में रख करके पाथ बताने होते हैं। तो इनकी क्लियर डिफिनेशन मैंने बताया है, आप नोट्स में जरूर देख लेना। तो या तो प्रॉब्लम दे देंगे, उससे ड्रॉ करना है, पाथ को ड्रॉ करना है, या फिर खुद वो डायग्राम दे देंगे, पाथ बताने हैं। उसके बाद ना एक और एग्जाम्पल पॉपुलर सवाल होता है कि एक ऐसा यूलेरियन ग्राफ बताओ जो हैमिल्टोनियन नहीं है, एक ऐसा हैमिल्टोनियन ग्राफ बताओ जो यूलेरियन ग्राफ नहीं है। तो इसके डिफिनेशन में मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे ना, वो एग्जाम्पल्स वाले ग्राफ आप ध्यान में रखना, हैमिल्टोनियन के और यूलेरियन के। तो इससे देखो तीन चार वेरिएशन बनते हैं, तीन चार वेरिएशन सवाल के बन रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर डिफिनेशन में बात करूँ ना, इसमें और भी डिफिनेशन है। अब पाथ क्या होता है, वॉक क्या होता है, साइकिल क्या होता है, और सर्किट क्या होता है, ये जरूर पता होना चाहिए। अगर ये पता है ना, तो ये वॉक है, वॉक, पाथ, वॉक, साइकिल, सर्किट, तभी आप ये समझ पाओगे। तो इन डिफिनेशन के साथ साथ एक कोई सा भी पॉइंट उठा के इसमें डाल देंगे और वॉक बताओ, पाथ बताओ, तो ये सारे डिफिनेशन आपको मालूम होंगे ना, तभी आगे बन पाएंगे। प्लेनर ग्राफ नहीं छोड़ेंगे, हाँ ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं छोड़ेंगे ग्राफ के, और यूलेरियन पाथ, यूलेरियन ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें तीन चार वेरिएशन आ सकते हैं कि हैमिल्टोनियन ग्राफ ड्रॉ करो जो यूलेरियन ना हो, यूलेरियन ग्राफ ड्रॉ करो जो हैमिल्टोनियन ना हो, या फिर खुद वो डायग्राम दे देंगे, बोलेंगे यूलेरियन पाथ सिलेक्ट करो, हैमिल्टोनियन पाथ सिलेक्ट करो। तीसरा, खुद वो वर्टिसेस दे देंगे आपको, चार पांच वर्टिक्स दे सकते हैं, चार पांच वर्टिक्स दे सकते हैं, और बोलेंगे आप उसका यूलेरियन पाथ ड्रॉ करो या फिर यूलेरियन ग्राफ ड्रॉ करो, है ना। उसके बाद हैमिल्टोनियन ग्राफ या हैमिल्टोनियन पाथ ड्रॉ करो। तो ये तीन चार वेरिएशन इसके आएंगे। बात करें शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ, तो ये लेटेस्ट पीवाईक्यू में से आया नहीं है, पर हाँ डीएसए के पर्पज से, मैथ के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम लगता है, तो अभी तक मैंने डिजकस्ट्रा एल्गोरिदम पढ़ा नहीं है, बाकी अगर आप पढ़े हो तो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि अगर अनप्रिडिक्टेबल पेपर आए तो ये सवाल पूछ देंगे। क्योंकि हाँ मतलब लेटेस्ट अगर 24 और 25 की बात करो, इसमें उतने सवाल नहीं आए थे। ठीक है, 23 वाले में आए थे, 22 वाले में आए थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ लेना, बट उसके पहले इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रखना। और ये अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैंने इसको अपलोड नहीं कर पाया। ठीक है, तो डिस्कशन एल्गोरिदम लगता है, वेटेड ग्राफ दे देते हैं, उसके शॉर्टेस्ट पाथ बताने होते हैं। तो अगर आप पढ़ लो तो बहुत बढ़िया है, मैं रिकमेंड भी करूँगा। बाकी इन सारे टॉपिक को जिस तरीके से मैंने बताया, इनको नहीं स्किप करना है, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा। उसके बाद ग्राफ कलरिंग जो होता है, एक शॉर्ट नोट्स, ये तो पक्का है, पक्का ग्राफ कलरिंग में आएगा, क्योंकि 25 में नहीं पूछा है तो चांसेस है पूछने की। ठीक है, वैसे ये मिटा दूंगा, तो अगर नहीं आएगा तो आप एग्जाम के बाद मुझे ही डांटोगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो इतने सारे टॉपिक्स थे, आप इसको देख लेना, कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब हम यूनिट 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके, यूनिट 5 में बात करो ना, तो आपके पास दो डेफिनेशन पता होने चाहिए। पार्शियल ऑर्डर सेट होता क्या है, सॉरी ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देन पोसेट, ये पोसेट है। पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होते हैं, इनके डिफिनेशन पता होना चाहिए, और हेश डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद लेटिस आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे देखें ना, तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या तो शॉर्ट नोट्स में पूछ देंगे, पोस्ट को शॉर्ट नोट्स में पूछ देंगे, आए हैं प्रॉब्लम शॉर्ट नोट्स में आए हैं, मैंने जो पीडीएफ भेजा आप पीवाईक्यूज में जरूर जाकर देखना। तो इनके डिफिनेशन हमें पता होना चाहिए, तभी हम हेश डायग्राम को भी समझ पाएंगे। अच्छा, हेश डायग्राम पे ना बहुत प्रॉब्लम आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम आते हैं। आपके पास देखो एक ये जो है आ, एक पोसेट दिया है जो कि पावर सेट निकालना है, सेट ए का पावर सेट निकालो, ये जो सेट ए है इसका पावर सेट निकालो, इसका पावर सेट निकालो, इसका पावर सेट निकालो, और उसका हमें हेश डायग्राम ड्रॉ करना है। ये लेटेस्ट सवाल में आए थे, 25 के ही लेटेस्ट पीवाईक्यूज में आए थे, तो आप इनको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो कि हेश डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ना। उसके बाद जैसे 36 और 45 के डिवाइजर्स होते हैं, जितने भी डिविजिबल्स है, जैसे कि 36 के डिविजिबल कौन कौन से है, मैं बताऊँ, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और 6 होता है, और कौन कौन होता है, 12 होता है,
और शायद 18 और 36 इतना ही होते हैं, ठीक है, हाँ इतना ही होते हैं। तो इनके हमें हिस्ट डायग्राम ड्रॉ करने हैं। सिमिलरली 45 के भी मतलब दो प्रॉब्लम दे दी है, एक इसका हिस्ट डायग्राम ड्रॉ करो, एक 45 वाले के डिविजिबल्स के हिस्ट डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये दो कैटेगरी के सवाल आ गए। कई बार क्या होता है ना, इसका ड्रॉ करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका। दूसरा मेथड भी होता है कि हिस्ट डायग्राम ड्रॉ करने का, कि आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दे देंगे और उसका हिस्ट डायग्राम बनाओ। तो आपके पास सिमिलरली कुछ रिलेशन दे देते हैं, और उसका हिस्ट डायग्राम बनाना होता है। उसका बनाने का एक तरीका होता है जो हमारे डायरेक्टेड ग्राफ जो होता है ना, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ के हेल्प से बनते हैं। तो हम बहुत सारे एरो बनाते हैं, वर्टिसेस बनाते हैं और एक अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, देन मतलब बहुत तरीके, मतलब उस तरीके से फिर लास्ट में हम उसको हिस्ट डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो तीन तरीके, मतलब दो तरीके होते हैं। एक तो शॉर्टकट तरीका होता है जो कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बहुत सारे रिलेशन बनते हैं। यहाँ पे रिलेशन आपके लिमिटेड होंगे तो आप डायरेक्टेड ग्राफ बना करके उसका हिस्ट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर वो बहुत सारे रिलेशंस निकलते हैं ना, बहुत सारे मतलब पूरा ही आपका पूरा बॉडी भर दे पूरे रिलेशन लिख कर, तो उसका हमें लेटिस नहीं, हिस्ट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं लेटिस की। तो लेटिस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे 7 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं। अभी तक मैंने लेटिस नहीं पढ़ा है, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो ये टॉपिक को पढ़ लिया तो खुशी हो, बधाई हो, क्योंकि यहाँ पे आप 7 मार्क्स स्कोर करोगे। लेटिस से भी बहुत प्रॉब्लम आते हैं। मैंने लेटिस अभी पर्सनली भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, बहुत मतलब इरिटेटिंग चैप्टर लगा मुझे, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा। कल रात को पढ़ रहा था, समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया। तो पर हाँ, मैं इतना तक तो मैं देख लूँगा। बाकी रिकरेंस रिलेशन ये तो मैं पढ़ूंगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकरेंस रिलेशन पढ़ा है और जनरेटिंग फंक्शन भी आपको देखनी होगी। तो इनके ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब देखो रिकरेंस रिलेशन जो M2 में जो CFPI निकालते थे ना, उसी के जैसा है। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहला एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया, लास्ट में 0 दे दिया, तो इसके सिर्फ CF निकलेंगे। PI के लिए क्या होता था, यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहती थी, तो ये लीनियर वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक है, एन वाली वैल्यू आ सकती है, तो उनके PI भी निकालने होते हैं। तो रिकरेंस रिलेशन में CF PI निकालने रहते हैं। उसके बाद जनरेटिंग फंक्शन भी आ जाता है। तो मैंने अभी तक रिकरेंस पढ़ा है, जनरेटिंग आज मैं पढ़ूंगा। तो जनरेटिंग फंक्शन से भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि ये सवाल था कि सॉल्व रिकरेंस इक्वेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो मुझे थोड़ा सा जनरेटिंग फंक्शन का आइडिया होना चाहिए, बट हाँ अभी आज मैं पढ़ूंगा। लेकिन इतने सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 5 में बन रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ना। हाँ, तो लास्ट में अब मैं दिखाता हूँ कि शॉर्ट नोट्स में कौन कौन से सवाल यूनिट से कैसे कैसे बनेंगे, उसकी पूरी एक लिस्ट दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी ये टॉपिक तो मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, अभी के लिए मैंने लेटिस नहीं पढ़ा है, मेरे लिए कन्फ्यूजिंग है, बट हाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेटिस ज़रूर पढ़ना, ओके। हाँ, और ये तो हाईली कंपलसरी है पढ़ना, रिकरेंस रिलेशन वाला, CFPI कैसे निकालते हैं और जनरेटिव फंक्शन भी। तो ये तो हो गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक रिकअप ले लेते हैं कि जितने भी सारे शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं जो बनते हैं हमारे यूनिट में। तो इसमें काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पिजन होल प्रिंसिपल, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं। यूनिट 2 में की बात करें तो ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, कोसेट भी आता है, जो कि नॉर्मल सब ग्रुप में ही आप पढ़ोगे कोसेट को। तो ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है। तो कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप ये पूछा हुआ है। उसके बाद होमोमॉर्फिज्म हो गया ग्रुप का, सेमी ग्रुप, मोनोइड, रिंग फील्ड क्या है ये देख सकते हो। बाकी हाँ, मुझे पता है मैंने इतने टॉपिक तो नहीं पढ़े हैं, ये रिंग फील्ड मैंने नहीं पढ़ा है, तो इसको तो मैं स्किप कर दूंगा पर्सनली। उसके बाद यूनिट 3 में आपका कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्या है, इस पर नोट्स आए हैं, ठीक है। ये पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि आप सवाल में तो मिलेंगे ही, नहीं देंगे तो सवाल में नोट्स में जरूर देंगे, उनको देना ही देना है। 8 सवाल है ना, 5 बनाने हैं। FSM आ गया। उसके बाद यूनिट 5 में बात करें तो पोसेट हो गया, पार्शियल ऑर्डर सेट, बाइनोमियल थ्योरम पे नोट्स आते हैं। लेटिस पर तो हाईली आता है। देखो लेटिस पर या तो इंडिविजुअली 7 मार्क्स का देता है, या फिर नोट्स में चिपका देंगे कि लेटिस पर नोट्स लिखो, तो ये आएंगे, पक्का आएंगे। तो लेटिस तो मैंने नहीं पढ़ा है, पर आप जरूर पढ़ना, हिस्ट डायग्राम पढ़ लेना। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लेना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आते थे, ठीक है, पर उतना काफ़ी है, मतलब जितना मैंने बताया ना, इतना अगर पढ़ते हो तो पास तो हो ही जाएंगे, काफ़ी है। और उतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाते हैं। हाँ, मुझे पता है मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, आपको पता भी है, अगर आप बहुत फेमिलियर हो इन डेप्थ टॉपिक से, तो मैंने टॉपिक छोड़े हैं। बट यहाँ पर मैं वीडियो का डिस्क्लेमर ये रखता हूँ, ये मेरे अपने ओपिनियंस थे कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आप ऐसा मत कमेंट में बोलना कि पेपर में हिट नहीं हुए, या फिर ठीक है आ भी गए तो फिर ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है आ गए। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स देख लिए ना, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक थे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में जो मैं खुद कवर करके जा रहा हूँ। तो मैंने बताया भी कि कौन चीज़ें मैंने खुद नहीं कवर किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया से, आप वैसे स्टूडेंट है जो सही में पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया। कुछ टॉपिक मैंने स्किप भी किए होंगे, बट हाँ
यहाँ पर मेरी ओपिनियन थी कि कौन से सवाल आएँगे, कौन से सवाल आने के चांसेस नहीं है, बेस्ड अपॉन माई, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है, बेस्ड अपॉन मी क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 13 फरवरी को। तो देखेंगे अभी कैसे जा रहा है पेपर, ठीक है। बाय द वे जितने टॉपिक अगर आता है, ठीक है, जो टॉपिक अच्छे होते हैं, आसान है, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन कि नए सवाल पढ़े 2-3 दिन के जोड़े में। और लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि टाइम बहुत कम है, तो मैं अपनी तरफ से जितनी हेल्प हो सके उतना करूँगा, ठीक है। बाय द वे आप यूट्यूब पे अदर चैनल, अदर रिसोर्सेज से भी ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि कम टाइम में तो उतना मैं भी नहीं कवर कर पाऊँगा, ठीक है। बाय द वे आपकी टॉपिक और एनालिसिस मैंने दे दी है, ठीक है। इसको ही करने में मुझे बहुत टाइम लगे, तो यही सारी चीज़ें तो थी, आपने देखी। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि मैं 2-3 दिनों में उतना तो नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ, जितना हो सके मैं अपनी साइड से हेल्प करूँगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे अपडेट भी देख सकते हैं। बाय द वे कैसा लगा वीडियो, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन। इफ यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल फ्रॉम दिस चैनल, सो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।